व्यवस्था, तो वो अलग तरीके का टॉपिक हो जाता है जिसका कि पॉलिटी से कोई पीटी से कोई लेना देना नहीं है। तो मुख्यतः जो पॉलिटी का सेक्शन है हमारा, जैसे कि प्रस्तावना है या फिर फंडामेंटल राइट्स हैं या डीपीएसपी है या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज हैं या फिर क्या कहते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, फिर प्रेसिडेंट है या फिर क्या कहते हैं ये राज्यपाल जिसको गवर्नर बोलते हैं हम लोग, फिर से सीएम है, फिर संसद है, उसके बाद फिर पंचायती राज व्यवस्था है, न्यायपालिका है। उसके बाद कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे कि क्षेत्रवाद है। तो क्षेत्रवाद वाला जो टॉपिक है जिसको कि रीजनलिज्म बोला जाता है इंग्लिश में, तो वो मैं सिर्फ और सिर्फ मेंस में ही है। जैसे कि भारत की चुनावी प्रतिक्रिया, राजनीति में धर्म, राजनीति में जातिवाद, गठबंधन की सरकार, मिली-जुली सरकार, दबाव समूह, बिहार का चुनाव विशेष का कुछ सवाल रहता है, कुछ सवाल विविध रहते हैं हिंदुत्व के मुद्दे पे, ई शासन के मुद्दे पे, या फिर अनुच्छेद 370 जब हटा था उस पर टिप्पणी था, वोट बैंक का राजनीतिकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं वो मेंस में स्पेशली पूछे जाते हैं। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि मेंस के टॉपिक को इस सेक्शन में कवर कर लें और पीटी वाला जो बैच है उसमें पीटी के सेक्शन को कवर करें। दोनों का नेचर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो बहुत सारा सिमिलरिटी है। तो जो सिमिलरिटी होगा तो प्रयास करेंगे उसको डिटेल में पढ़ाने का। तो हो सकता है कि उसको जो है कि पीटी के बैच के साथ भी पढ़ा दें कुछ चीजें आपको ले जाकर, और जो स्पेशली मेंस के बैच में पढ़ना है तो इस बैच में स्पेशली उस चीजों को पढ़ाएंगे। और जैसा कि हमने पिछली बार किया था, हिस्ट्री में आपको एक एक करके क्वेश्चन मैंने देते गया था और आपको आंसर लिखते जाते थे और साथ के साथ उसको डिस्कशन करवाते गया था। उसी तरीके से भारतीय राज्य व्यवस्था जो इंडियन पॉलिटी का सिस्टम है उसको मैं क्वेश्चन देते जाऊंगा आपको, उसका आंसर आप लिखते आ जाएंगे और साथ के साथ उसको एक एक करके जो एक टॉपिक बाय टॉपिक मैं डिस्कस करवाते जाऊंगा, ताकि आपका मुश्किल से 20 दिन के अंतर्गत ये पॉलिटी का जो एक सेक्शन खत्म हो जाने वाला है। 20 से 22 दिन लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, चाहे वो पीटी वाला बैच हो। तो पीटी वाले बैच में तो बहुत डिटेल में पढ़ाना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो बताइए भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर यही होता है, तो बताइए कुछ लोग। तो एक एक टॉपिक को, जैसे कि सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सबसे लंबा लिखित संविधान है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि संविधान दो तरीके का होता है, एक लिखित संविधान होता है, एक वो लिखित संविधान होता है। लिखित संविधान का मतलब ये होता है कि वो सारे भारत को चलाने के वो सारे नियम या किसी देश को चलाने के वो सारे नियम अगर किसी डॉक्यूमेंट में लिखे हों तो वो लिखित संविधान है। एक बार किसी संविधान सभा ने उसको जो है कि फ्रेम किया है, जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है या कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारे के सारे जो संविधान है वो लिखित संविधान है। लेकिन कुछ संविधान, जैसे कि ब्रिटेन का एक संविधान है जो कि लिखित संविधान नहीं है। इसका मतलब क्या है? ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है, इसका क्या मतलब है कि ब्रिटेन में कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है ऐसा, तो फिर देश कैसे चल रहा है? होता क्या है कि जो पार्लियामेंट लॉ पास करती है, जिसे हमारे भी संसद में कानून बनती है, लेकिन कानून तो जो बना रहे हैं हम लोग उस संविधान के रेफरेंस के आधार पे बना रहे हैं, संविधान के नियमों के तहत बना रहे हैं। और वहां पे क्या होता है कि जो कानून बनाया जाता है, जैसे कि अभी ये कृषि कानून मान लीजिए बन गया, तो वो भी एक संविधान में अनरिटन है, तो उसके पास कोई संविधान नहीं है, तो वो कानून ही उसका एक संविधान हो जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ संविधान अलग चीज है, वो एक पढ़ा हुआ डॉक्यूमेंट है। उसके साथ साथ उसके अंदर जो कानून है, जो बन रहा है, लेजिस्लेशन पास हो रहा है, वो एक अलग डॉक्यूमेंट बनता है। तो दोनों डॉक्यूमेंट हमारे पास, ब्रिटेन के पास क्या मिसिंग है? जो हम लोग 1950 में बनाए थे एक संविधान, वो नहीं है, लेकिन उसके देश में भी कानून है, उसके देश में भी रूल पास होते हैं, उसके देश में भी लेजिस्लेशन पास होता है, विधायिका वहां भी कानून बनाती है। तो जो कानून ही होता है वही उसका क्या कहलाता है? संविधान हो जाता है। ठीक है। बट बट सर डिफरेंस है वहाँ पे। हाँ। वहाँ का कानून जो है उस पे डिफरेंस ये है कि वहाँ का जो कानून है वो कानून जो है राजा का कानून हो जाता है फिर। अब भले ही इसकी बात है कि संविधान हम है लोग लेकिन वो मोनार्की में, वो हम लोग किंग्स रिपब्लिक में है। वो ना। हाँ, और हम लोग रिपब्लिक में हैं। भले ही वहाँ पर मोनार्की जो है वो काफी ज्यादा जो है वो प्रभावशाली वहाँ नहीं है। संसद के ही बातों को राजा जो है वो करते हैं। लेकिन पास हाँ। संसद में होता है, बट वहां पर जो है जो साइन वगैरह जो होता है ना, वो जैसे हमारे यहाँ राजा किंग न होकर के हमारे जो यहाँ जो है इस टॉपिक को वो लेंगे चुना कुंदन। जाता है। तो वो चीज है। कुंदन सुनो, इस टॉपिक को हम तो लेंगे जब संविधान की एक विशेषता हम लोग ये ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ाएंगे, कि संविधान हाँ, कठोर भी है और लचीलापन भी है, दोनों का मिश्रण है, तब इस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, कि कैसे वहां राजा पास करता है, राजा के पास इतना भी, मतलब दिन को रात और रात को दिन भी के अलावा वो कुछ भी अगर संसद पास करके दे तो राजा को उस पर साइन करना भी है। इवन कि कहा जाता है कि अगर राजा का डेथ वारंट यानी कि उसके मृत्यु का अगर वारंट भी संसद पास करके दे देना
तो उसके राजा को जो है कि साइन करना ही पड़ेगा। यानी कि वो सीधा का सीधा जो उसकी मोनार्की है वो रबर स्टाम्प की तरह है। लेकिन हमारे राष्ट्रपति के पास वो रबर स्टाम्प की तरह नहीं है, बल्कि उनके पास पॉकेट वीटो का जो प्रोविजन है वो बहुत बड़ा प्रोविजन है, जिसका कि ज्ञानी जैल सिंह ने उपयोग किया था भारतीय डाक अधिनियम के ऊपर। तो वो हम लोग पढ़ाएंगे, एक एक करके सब पे डिस्कशन करेंगे, इसका चिंता ना करें आप। ठीक है, ये जरूर है कि ये अंतर है। हम लोग रिपब्लिक में हैं, और रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि किसी देश का राष्ट्रपति अगर चुना हुआ हो वो रिपब्लिक कहलाता है। मोनार्की का मतलब होता है कि वंशानुगत मतलब की तरीके से चलता आ रहा हो, राजा का बेटा राजा बनता हो, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोला जाता है। ब्रिटेन इज ए फुल एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बट वी आर इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस टॉपिक को लेंगे हम, इसके लिए चिंता नहीं करना आपको। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने पढ़ा कि लिखित संविधान है। आखिर इतना बड़ा लिखित संविधान कैसे हुआ है? अमेरिका का संविधान 4 पेज का संविधान है, और हमारा संविधान इतना बड़ा संविधान है। आपको पता होना चाहिए कि कुछ फैक्ट ऐसा है कि 1949 में जब संविधान बना था, तो उस 1949 के संविधान में 395 आर्टिकल थे। इनिशियली संविधान में 22 भाग थे और 8 शेड्यूल थे। प्रेजेंटली हमारे संविधान में करीब करीब 465 आर्टिकल हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं और 12 शेड्यूल हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जोड़ा गया है। और इसका बड़ा होने का कारण क्या है? तो बड़ा होने का कारण सबसे बड़ा तो ये है कि जो हम लोगों ने लिखा है इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एक तो हमारी ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, तो हम कहेंगे अमेरिका की भी ज्योग्राफी बहुत बड़ी है। लेकिन हम लोगों ने संविधान के अंदर क्या लिखा है कि संविधान में मूल बातें जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं उसको तो लिखा ही नहीं लिखा है। साथ के साथ उसको लागू करने का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस क्या होगा। जैसे कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो उसको चुनाव करने का प्रतिक्रिया क्या होगा, संसद चुनेगा, उसके बाद फिर उसका जो है कि उसका मुख्य दल का नेता चुना जाएगा। ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी मैंने लिखा है। फिलॉसफी क्या है कि हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम में है, हम एक प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, लेकिन बड़ा डॉक्यूमेंट होने का कारण क्या है, उसमें उसको चुना कैसे जाएगा, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, वो भी लिखा हुआ है। दूसरा है कि जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होते हैं, उसके बाद एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल कन्वेंशन होते हैं, वो सारे चीज भी हमने उसमें लिखा है, उसको छोड़ा नहीं है हमने लिखने के लिए। इसलिए हमारा संविधान इतना लंबा हो गया है। और आप जानते हैं कि संविधान सभा में जो लोग बैठे थे वो लोग क्या थे? वो लोग लीगल ल्यूमिनरीज थे, बड़े बड़े वकील थे। तो उन बड़े वकील अगर कोई ड्राफ्टिंग करेंगे संविधान का, obvious सी बात है कि उनमें वो जो भी एक एक कोमा हलंत होता है, एक एक पॉइंट होता है, उनको उन्होंने इंक्लूड करवा दिया है। इसलिए जो है कि ये है। और दूसरा बात है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। अमेरिका में 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, एक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है और एक सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन है। जो अमेरिका का संविधान सेंटर वाला है वो 4 पेज का डॉक्यूमेंट है मात्र, उसमें कुछ ही आर्टिकल है। लेकिन हमारे संविधान में कितने आर्टिकल हैं? तो बहुत सारे आर्टिकल हैं। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के संविधान में बहुत ही कम आर्टिकल है। उसकी संख्या कितनी है मैंने नोट करके रखा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिका के संविधान में कितनी संख्या है। उसके बाद फिर कनाडा के संविधान में कितनी संख्या है, वो उसको भी मैंने नोट 7 कर। है अमेरिका में। हाँ, अमेरिका में 7 ही है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 128 है, चाइना में 138 है और कनाडा में 147 आर्टिकल है। तो ऑब्वियस बात है हमारे देश में तो और भी है, 395 तो इनिशियली था, अभी तो 465 पे हम लोग। तो ये कारण है कि स्टेट और सेंटर का एक ही संविधान होने के कारण जो एक स्टेट के भी बहुत सारे प्रोविजंस लिखे गए हैं हमारे संविधान में। हर बॉडीज के बारे में डिटेल में लिखा गया है, इसलिए ये संविधान जो है कि लंबा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एलिफेंटी साइज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही कारण है, और इन्फ्लुएंस रहा है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, आपको पता है कि हमारे संविधान पे। दूसरा है कि ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखना स्टार्ट किया था तो विश्व के सारे लगभग बड़े देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था हमारे संविधान सभा के लोगों ने। उसके बाद उनसे जो भी अच्छी अच्छी बातें थी उनको ड्रॉ किया गया था। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा भी था कि रैंसैकिंग किए हैं ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया के सबसे जो बड़े बड़े देश हैं उनके सारे संविधान के चीजों को जो है कि मैंने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। तो इसमें अलग अलग तरीके की फिलॉसफी होती है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कि जैसे कि स्ट्रक्चरल पार्ट है, फिलोसफिकल पार्ट है, पॉलिटिकल पार्ट है। ये जानते क्या है संविधान का ये सब, कि स्ट्रक्चरल पार्ट क्या है, फिलोसफिकल पार्ट क्या है संविधान का, कहाँ कहाँ से लिया गया है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, संविधान से लिया गया है। उसके बाद बताइए ये क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? यूएस है, अमेरिका। यूएस है। उसके बाद प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया गया है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, हम्म, अमेरिका। जी नहीं, ये बताइए प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया गया है?
बताइए। क्वेश्चन समझ हिंदी नहीं में पा रहे। बोलिएगा सर इसका ही। हिंदी में बोलेंगे। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया गया है। हिंदी में होगा ना सर? प्रोसेस और क्या? ड्यू प्रोसेस ऑफ हाईवे से। तो जापान है क्या हाँ, विधि द्वारा जापान है। स्थायी प्रक्रिया? जापान है। उसके बाद बताइए आप लोग। विधि द्वारा तो ब्रिटेन है। हाँ, ब्रिटेन का है और ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन का ही। हाँ, विधि द्वारा रूल ऑफ स्थापित लॉ, विधि प्रक्रिया। का शासन जो है वो ड्यू ब्रिटेन से प्रोसेस ही ऑफ लिया गया है। ठीक प्रोसीजर है। एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यूएसए। नहीं, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ ये जापान से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, सॉरी सर, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। ब्रिटेन से कहीं रूल ऑफ लॉ तो नहीं है। ब्रिटेन से और रूल ऑफ लॉ लिया गया है और प्रोसीजर प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ वो जापान से लिया गया है। जापान। ठीक है। और इम्पीचमेंट सर ऑफ ये जो है, प्रेसिडेंट, सॉरी सर बट एक ये है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो ब्रिटेन से ही आया है। जो हमारे संविधान में लिया गया है ना, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स पढ़ रहे हैं, वो जापान से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन में चलता था, प्रोसीजर स्टेब्लिश आवाज बाय। क्लियर नहीं है। क्या हो गया? आवाज क्लियर नहीं आ रही है? सर ऐसा क्या? आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? बहुत देर से ये चल रहा है इसलिए सब हुआ क्या? 1 मिनट रुको तो। इसमें नियम रहता है कि 1 घंटे के बाद वो थोड़ा सा गड़बड़ होने लगता है का? और इसमें जूम में तो रहता आधा घंटे के बाद वो खत्म हो जाता है, मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। और ये चल गया है आज 1.5-2 घंटा। 1 मिनट देख लेते हैं। अब क्लियर है क्या? अब क्लियर है? यस सर। ठीक है सर। यस सर। सर क्लियर है। ठीक, चलिए। तुम लोग कहाँ पे चर्चा कर रहे थे? संविधान के बहुत सारे फीचर्स को देख रहे थे ना? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। कोई नहीं, बहुत जरूरत है भी नहीं, आपको ये पीडीएफ वो दे दिया गया है तो आप उसको देख लेंगे। ठीक है। एक्चुअली हमको बताना है बहुत सारा बात, उसी को लिख लिख के बताएंगे, ऐसे भी बताएंगे तो कोई फर्क हमको पड़ नहीं रहा है, अदरवाइज हम कर लेते। ठीक है, समय भी बहुत हो गया है। देखो, स्ट्रक्चरल पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, तो एक तो पढ़ लिए कि संविधान इतना लंबा क्यों बनाया गया है। पता चल गया आपको कि इसमें आर्टिकल के साथ साथ बहुत सारी चीजें हमने और भी लिख दिया है, इसलिए संविधान इतना लंबा हुआ है। दूसरा, संविधान का लंबा होने का कारण क्या है कि बहुत सारे देशों से बहुत सारी चीजों को हमने लिया है। तीसरा, संविधान का लंबा होने का कारण क्या है कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मिश्रण है संविधान हमारा। कुछ जगह रिजिड है, कुछ जगह फ्लेक्सिबल है। ये कैसे है, क्या है, सभी अभी तुरंत हम बताएंगे। उसका संविधान लंबा होने का मतलब कि संविधान लंबा होने का नहीं, मतलब कि संविधान का और भी फीचर्स क्या है, जैसे कि फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम है, दोनों है हमारे यहाँ। संघात्मक व्यवस्था भी है और वो केंद्र वाली जो यूनिटरी व्यवस्था होती है वो भी है। दोनों का मिला जुला रूप है हमारे यहाँ पे। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे ये संविधान की विशेषता है कि हमारा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है अभी जस्ट हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद फिर जो है कि सॉवरेनिटी ऑफ जुडिशरी है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है, मतलब कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता है हमारे संविधान में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तय की गई हमारे संविधान में, ये हमारे संविधान का खासियत है। उसके बाद फिर क्या है कि इंडिपेंडेंस पूरी तरीके से जुडिशरी को दिया गया है। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है। ठीक है, तो एक एक करके अब हम बताते जाते हैं कि ये क्या है, कैसे है। तो देखिए, जो हमारा संविधान है वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। इसका मतलब क्या होता है? रिजिड जो संविधान होता है, जो कठोर संविधान होता है, उसको अमेंड करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अमेरिका का संविधान है, उसको अमेंड करना इतना आसान नहीं है। ब्रिटेन का संविधान है, जो पार्टी आए, जो मर्जी है, साधारण बहुमत से पास होता है। तो रिजिड संविधान किसको कहा जाता है? सिंपल शब्दों में ये है, रिजिड संविधान का मतलब ये होगा कि जिस संविधान को अमेंड करना मुश्किल है, वो कठोर संविधान कहलाएगा। फ्लेक्सिबल संविधान का क्या मतलब है? जिस संविधान को साधारण बहुमत से ही सिर्फ जो है कि बदला जा सकता है, वो संविधान कैसा होगा? फ्लेक्सिबल संविधान है। तो आप ये बताइए हमको कि भारत का संविधान कैसा संविधान है? रिजिड संविधान यानी कठोर संविधान है, या फिर फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला संविधान है? कैसा संविधान है? लचीला और दोनों है। कठोर सर, दोनों दोनों है दोनों है। दोनों है सर। भी है। और कोई? क्या कुंदन सर एग्री भारत कर? में बहुत ऐसे वर्ग जो निवास करते हैं जिसकी संस्कृति विविधता अलग अलग है, तो इस अनुसार भी देखा जा सकता है उसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में। तो क्या सेटिस्फाइड हो कुंदन इस आंसर से? नहीं सर, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो इस पे? हमको जो उसने जो आंसर दिया या हमको जो लगा हम्म उसमें ये था
कि जो हमारा देश का संविधान है, उस संविधान को जो है उसकी कठोरता और उसकी जो है जटिलता, हम लोग जो कहते हैं कि जटिल है संविधान, तो ये इस परिप्रेक्ष्य में नहीं है कि हम हमारा संविधान जो है वो अन्य देशों से लिया गया तो उनकी बातों को जो है यहाँ पर रख दिया गया, नहीं। हमारा संविधान इसलिए जटिल हो जाता है कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसमें कि जो है कि कहा जाता है कि देश के जो है संप्रभुता को जो है कोई हानि ना पहुंचे, इसके लिए जो है इस संविधान को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि ये जटिल बना रहे। ठीक है, जिससे ऑफ कि कोर्स। हाँ। और दूसरा ये है कि देश के अंदर जो भी जो है हम चाहते हैं कि जो कुछ नई चीजें बदलाव की जाए, ठीक है, प्रशासन में सुधार किया जाए, तो उसके लिए जो है इसको लचीला बनाया गया ताकि उसको करने में या कोई नई कानून को या कोई नई चेंजेस को लाना हो तो उसमें कोई जो है दिक्कत ना हो। यानी एक तरह से देखें तो संप्रभुता की रक्षा के लिए इसको कठोर कर दिया गया और देश के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको लचीला किया गया। तो ये चीज ऑफ कोर्स। उसने बताया था। ऑफ तो अब कोर्स, ये और इसको हमको और तो भी एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर देते हैं कि चूंकि लचीला होता कैसे है और कठोर होता कैसे है। देखिए, कठोरता और लचीलता को देखने के लिए दो ही पैमाना है। सबसे पहले का आपको पता है कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल 368 है, जिससे कि संविधान का संशोधन होता है, उसमें संशोधन करने की कई सारी प्रक्रिया है। एक है कि सिंपल प्रोविजन, जो संविधान का आर्टिकल 308 में 368 जो है वो 368 कहलाता है। उसमें संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया दी हुई है। उसमें 3 तरीके की व्यवस्था की गई है। एक है कि स्पेशल सिंपल प्रोविजन, जिसमें कि 51% लोग जो उपस्थित हैं उन्होंने वोट किया और कोई कानून जो है कि पास हो गया। दूसरा है कि स्पेशल प्रोविजन, जो है कि उसमें क्या कहा जाता है कि 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एट द वोटिंग टाइम एंड मेजोरिटी ऑफ द हाउस, यानी कि 50% से सबसे पहले तो ऊपर होना चाहिए किसी भी हाउस का, और उस समय जो व्यक्ति 50% से ऊपर व्यक्ति बैठे हुए हैं हाउस में वोटिंग करने के लिए, उसका 66% लोग उसके पक्ष में वोट दिया हो, तो इसको स्पेशल मेजोरिटी बोला जाता है। उसमें स्पेशल मेजोरिटी स्पेशल प्रोविजन क्या है कि कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं कि इस स्पेशल मेजोरिटी से पास होने के बाद भी हाफ ऑफ द टोटल स्टेट जो इंडिया में है, जैसे कि जीएसटी वाला जो कानून था वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास किया गया था, तो उससे पास किया जाता है। तो इसीलिए ये तीनों प्रक्रिया दी गई है। तो हमारे संविधान में ना ही बहुत ज्यादा रिजिडिटी है, ना ही बहुत ज्यादा लचीलापन है, जैसा कि आप लोगों ने भी इस चीज को जिक्र किया। तो इसका पैमाना यही होता है देखने का कि लचीलापन क्या है और कठोरता क्या है। तो हमारे देश संविधान में ना ही लचीलापन है ना ही कठोरता है। हमारा संविधान क्या है? सम्मिश्रण है। पूरा का पूरा संविधान ही मध्य मार्ग में आपको दिखने वाला है। अभी इसके बाद जैसे ही हम पढ़ाएंगे कि फेडरल सिस्टम है कि यूनिटरी सिस्टम है, मतलब कि वो संघवाद वाली व्यवस्था अमेरिका वाला सिस्टम है कि केंद्र के लिए अलग कानून, राज्य के लिए अलग कानून, केंद्र का अलग सुप्रीम कोर्ट, राज्य के लिए अलग से हाई कोर्ट अपने आप में स्वतंत्र, या फिर एकदम ब्रिटेन वाला सिस्टम है कि सीधे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं, सीधे जो है कि नगर में मेयर हो रहा है, बीच में कोई है ही नहीं। तो हमारा संविधान क्या है? ना ही अमेरिका वाला संविधान है ना ही ब्रिटेन वाला संविधान है। हमारा संविधान सिर्फ और सिर्फ जो है कि दोनों का मिश्रण है। तो जो हमारा, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारा संविधान क्या है? फेडरल सिस्टम है? नहीं। हमारा संविधान यूनिटरी सिस्टम है? नहीं। संघात्मक व्यवस्था है? नहीं। एकात्मक व्यवस्था है? नहीं। तो क्या है? अब देखिए, फेडरेशन का मतलब क्या होता है, इसको समझना है। वो तो सब कोई पढ़ते हैं कि हमारा संविधान है नहीं है। फेडरेशन में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये आपके एग्जाम में पीटी में पूछा भी जा सकता है। 3-4 चीजों का ध्यान रखें। फेडरेशन किसी भी संविधान को अगर फेडरल संविधान कहते हैं, उसके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। क्या फीचर्स होते हैं? उसमें होता है कि 2 गवर्नमेंट होता है, एक सेंटर के लेवल पे एक स्टेट के लेवल पे, जो हमारे देश में है। तो हमारा फेडरल फीचर है, ये हो गया। डिवीजन ऑफ पावर होता है कि कुछ प्रधानमंत्री के पास पावर है, कुछ मुख्यमंत्री के पास पावर है, तो डिवीजन ऑफ पावर है, ऑब्वियस सी बात हमारे देश में है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑब्वियस सी बात है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ रिजिडिटी भी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है हमारे देश में, और थोड़ा सा लचीलापन भी है, दोनों का मिश्रण है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे देश में। बाइकैमरलिज्म, मतलब कि द्विसदनात्मक व्यवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो केंद्र के स्तर पे भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है और राज्य के स्तर पे भी द्विसदनात्मक व्यवस्था कुछ राज्यों में की गई है। तो ये जो फीचर्स मैंने बताया, ये फेडरल संविधान का फीचर होता है। अब यूनिटरी संविधान का सब फीचर क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो हाँ ऑब्वियस सी बात है कि कुछ मामलों में सेंटर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कुछ फैसले सिर्फ सेंटर ही कर सकते हैं, वो सेंटर लिस्ट के फैसले सेंटर ही कर सकते हैं। तो वो है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में है, हाँ तो है।
उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है। अमेरिका की तरह हम लोग नहीं है कि अमेरिका के नागरिक के पास 2 सिटीजनशिप होता है। एक अमेरिका का नागरिक कहलाता है और एक जो है कि वो टेक्सास का नागरिक कहलाएगा, लास वेगास का नागरिक कहलाएगा, या लॉस एंजलिस का नागरिक कहलाएगा, वो या वाशिंगटन डीसी का नागरिक कहलाएगा। तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग, जैसे कि हम बिहार के नागरिक नहीं है, हम भारत के नागरिक हैं सिर्फ। ऐसा नहीं कि हम उत्तर प्रदेश के भी नागरिक हैं, भारत के भी नागरिक हैं, ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप चल रहा है हमारे देश में। उसके बाद फिर जो है कि क्या कहते हैं कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी, तो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। एक जो है कि सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं यूनिटरी सिस्टम का एग्जांपल है कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर। ये हर राज्य में जो गवर्नर होता है उसको अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंटर कर रहा है। तो ये हमारा किसका फीचर है? यूनिटरी। यूनिटरी मतलब कि केंद्र मजबूत, जिस जिस प्रोविजन से मोदी साहब मजबूत होते हों उसको यूनिटरी फीचर माना जाएगा, और जिस जिस प्रोविजन से हमारे नीतीश बाबू को फायदा मिलता हो उसको जो है कि फेडरेशन का फीचर माना जाएगा। तो हमने देखा कि संविधान के जो फेडरल सिस्टम थे, फेडरल फीचर थे, वो भी हमारे देश में मौजूद हैं, और संविधान के जो है कि यूनिटरी फीचर जो हैं वो भी हमारे देश में मौजूद हैं। तो फिर है क्या? तो फिर अलग अलग संविधानविदों ने कहा कि भारत ना तो मतलब कि यूनिटरी है ना ही फेडरल है। तो हमारा जो फेडरेशन होता है, फेडरेशन कुछ इस तरीके का फेडरेशन नहीं है अमेरिका वाला कि हम सभी 50 राज्य अमेरिका में समझौता करके मिले हैं, जिस दिन मन होगा अलग हो जाएंगे। हमारा संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। उसके बाद लिखा हुआ है वसी पे कि विच इम्प्लाइज दैट इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। ये एग्रीमेंट्स बाय द स्टेट का कोई उससे नहीं बना है। ये इसमें क्या कहा जाता है कि हम लोग जो स्टेट इसमें है, नो स्टेट हैज पावर टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। इस संघ से, इस भारतीय संघ से किसी भी राज्य को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो देश छोड़ के वो राज्य अलग हो सके। अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है, अगर राज्य चाहे, अमेरिका का राज्य क्या है कि क्या कहते हैं उसको, एक बैठक के साथ बना है कि हाँ, एक समझौते के साथ बना है कि हम लोग सभी लोग साथ मिल के आ रहे हैं, हम देश का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन भारत का राज्य कोई समझौते के साथ बना हुआ नहीं है, समझौते के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आप भारत के अंदर हैं तो हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये यूनिटरी सिस्टम को दर्शा रहा है कि हमारा सेंटर स्ट्रांग है। ठीक है। तो इसके बारे में बहुत सारे जो है कि संविधानविदों का विचार है। जैसे कि इन्होंने केसी व्हीलर साहब एक संविधानविद थे जो बड़े क्या कहते हैं विद्वान थे। उन्होंने कहा कि इंडिया का जो सिस्टम है वो है क्वासी फेडरल। उन्होंने ही कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने जब डिस्क्राइब किया तो उन्होंने कहा कि फेडरल इन द फॉर्म बट यूनिटरी इन द स्पिरिट। ये बहुत अच्छा लाइन है, नोट भी कर सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि फेडरल इन द फॉर्म, रूप में तो ये फेडरल दिख रहा है, लेकिन ये भावनात्मक रूप से क्या है कि यूनिटरी इन द स्पिरिट है। उसके बाद ये पूछ लिया जाता है कई बार कि ये स्टेटमेंट किसका है, वो स्टेटमेंट किसका है। तो ये सारा स्टेटमेंट मैं लिख के आपको दे दूंगा, बस मैं यहाँ बता देता हूँ, उसके बाद आपको मिल जाएगा ये लिखा हुआ कि केसी व्हीलर साहब ने कहा था कि ये जो है कि क्वासी फेडरल है। उसके बाद फिर एक ये थे क्या, ग्रेंटिव ऑस्टिन करके कोई थे संविधानविद। उन्होंने कहा था कि ये हाँ, वो ग्रेवलिन ऑस्टिन नाम था उनका। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, उनका कहना था। इसके बाद मैरी एम जेम्स करके नाम एक व्यक्ति हैं, वो भी संविधानविद थे। उन्होंने कहा है कि ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला जो शब्द है ना ग्रेविन ऑस्टिन का, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एक होता है सहयोगी संघवाद, एक होता है झगड़ालू संघवाद। ठीक है। तो ये वाला सिस्टम जो है कि आपके बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जब हम लोग फेडरल सिस्टम पे आएंगे, फेडरल सिस्टम पे, इसमें बहुत डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा हम इसको लेना चाहेंगे क्योंकि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपके ये बीपीएससी का हिस्सा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि क्या होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एक तो होता है फेडरलिज्म, एक होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये क्या होता है? सहयोगी संघवाद इसको बोला जाता है हिंदी में। सहयोगी संघवाद क्या है? तो दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि संघवाद में एक चीज होती है कि संघ की जो है ये प्रभुता होती है, यानी संघ ने एक बार जो कह दिया तो कह दिया, उसकी मानना होता है। सहयोगी संघवाद में ये होता है कि हम मशवरा करके किसी एक निर्णय पर पहुंचते हैं, यानी उसमें ये होता है कि वीटो जो है, मतलब ये वीटो कहें या एक तरह से ये कहें कि जो है रूलर टाइप में जो है वो नहीं होता।
उनको सहयोगी संघवाद में एक दूसरे को जो है साथ एक लेकर के दूसरे के चलने साथ की भावना समझौता होती करके बातचीत करके मनवा के चलेंगे, दोनों का बात है। मानेंगे, दैट इज सहयोगी संघवाद। जैसे कि एक सा सर एग्जांपल है, जीएसटी का जब हुआ था तो जीएसटी को 29 स्टेट्स में पास कराया गया था, तब जाके जीएसटी जो है एक उसको जो कानून बनना पड़ा था। लगभग उसके लिए जो है कम से कम 1 से 2 साल लगे हैं। और इसमें ये कहा गया था कि जितने राज्यों को जीएसटी के चलते लॉसेस होगा उसको केंद्र भरपाई करेगा। उसका और केंद्र ने कंपनसेशन दिया भरपाई जाएगा। किया है, कंपनसेशन केंद्र ने दिया भी। और ये जो है एक तरह से कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये एक जो है एग्जाम्पल है। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। और झगड़ालू संघवाद जैसे कहा जाए कि जो ममता बनर्जी का है, मनरेगा वाला पैसा रोक लिया है, वो केरल सरकार को लोन नहीं लेने दे रहा है केंद्र सरकार। तो ये एग्जाम्पल है झगड़ालू संघवाद का, कि वो ये आपस में ही मतलब कि कॉपरेशन करके नहीं, झगड़ा करके चल रहे हैं। वो केंद्र की भी थोड़ी गलती है, राज्य की भी थोड़ी गलती है। राज्य सरकार को कहा गया है कि आपका भ्रष्टाचार हुआ है, राज्य सरकार का कहना है नहीं, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो केंद्र ने पैसा ही रोक दिया ममता बनर्जी का। उसके बाद वैसे ही केसीआर जब मुख्यमंत्री थे तो वो भी दिल्ली आए हुए थे कि भाई हमारा पैसा कहाँ है, हमको पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। तो इस तरीके से मुद्दे उठते रहते हैं। सबसे बढ़िया तो ममता बनर्जी का है कि ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, सीबीआई का अफसर के ऊपर ही हमला करेंगे। सीबीआई का तो राज्य को ही पावर है कि सीबीआई अगर चाहे हम लिख के दे देंगे, हमारे यहाँ कोई सीबीआई जो है कि जांच नहीं करेगा, बात खत्म हो गया। ईडी में पावर नहीं है राज्य को, तो ममता बनर्जी बढ़िया करवाती है। जाओ चेक करने के लिए किसी के ऊपर, मारे पत्थर से हमला करवा के ठीक कर देगा। ऑफिसर भी डरता है, जाता ही नहीं है, क्या ही करेगा। तो खैर अपना अपना तरीका है स्टेट को डील करने का, ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोग लेकिन बढ़ते हैं। एक नहीं नहीं, लेकिन सर इसमें एक ये चीज भी है कि अगर केंद्र चाहे, जब भी होता है, क्या कि कॉन्करेंट लिस्ट में जो है एक बात ये भी कही गई थी कि जब राज्य और केंद्र का कानून में ये हो जाए कि किसका कानून जो है सर्वोपरि रहेगा, तो केंद्र वहां का पर कानून केंद्र की रहेगा। कानून सर्वोपरि रहेगा। तो उस केस में तो फिर बंगाल में जो है केंद्र सरकार कुछ भी करा सकती है। हाँ, तो वो तो कुछ भी करा ही सकती है, केंद्र के पास पावर तो है ही। खैर वो तो मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या दोनों का मिश्रण है? पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री फॉर्म है। फॉर्म रिफॉर्म जो यस सर। लोग कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में, हाथ उठाएं, रेज योर हैंड। इतने ही लोग हैं, ऋतुराज, मिथिलेश, मीनू, चंदन, रीता, जूही, नेहा, संभवी, रितेश, मयंक। आप लोग क्या सो गए हैं क्या? भाई सर दोनों का मिश्रण है। अच्छा ठीक है, तो अभी अगला अब हैंड डाउन कर लें। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इंडिया में, हैंड रेज करें, इसके पक्ष में कितने लोग हैं? इंडिया में राष्ट्रपति वाली व्यवस्था है जो अमेरिका की व्यवस्था है, हैंड रेज करें। चंदन, और लोग सो गए हैं क्या? ऋतुराज, चंदन, 2 लोगों ने। कितने लोग कह रहे हैं कि ये सब मिश्रण है, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म भी है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में भी है? नेहा, जूही, अरे भाई ये तो मतलब अत्याचार ही हो रहा है भाई। इंडिया पूरा पूरा तरीके से सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे संसदीय व्यवस्था लागू है, किसी भी तरीके का प्रेसिडेंशियल सिस्टम, राष्ट्रपति वाली प्रणाली हमारे देश में लागू नहीं है। प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा पावर हमारे देश में दिया गया है। वो कैसे क्या होता है उसको समझाते हैं, एंड डाउन कर लें आप लोग। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको कहा जाएगा और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको कहा जाएगा, इसको समझना है सबसे पहले। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसको कहा जाएगा जिसमें कि जो हमारी कार्यपालिका है और जो हमारी विधायिका है, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, दोनों के बीच में सहयोग से काम चलेगा, कॉपरेशन से काम चलेगा। और जो हमारी कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगा, तो वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाएगा। सिंपल से एग्जांपल ये है कि डीएम विधायक जी या सांसद जी के प्रति जिम्मेदार हैं, तो वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। 3 बॉडी होते हैं ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो जहां पे विधायिका और कार्यपालिका कोऑर्डिनेशन के साथ काम करे, जहां पे कि क्या कहते हैं, ये विधायिका के कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार हो, ठीक है, उसको बोला जाएगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, उसमें न्यायपालिका स्वतंत्र, कार्यपालिका स्वतंत्र, विधायिका स्वतंत्र। यानी कि डीएम साहब का ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार
हमारे मुख्यमंत्री को या विधायक साहब को नहीं है। सीधी सीधी बात है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, ट्रांसफर कर लेता है ना, यानी कि विधायिका के प्रति हमारा जो कार्यपालिका है, लेजिस्लेचर के प्रति एग्जीक्यूटिव क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदेह है, आंसरेबल है। इसलिए हमारा सिस्टम जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के और भी कुछ फीचर्स होते हैं। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ रियल एग्जीक्यूटिव होता है और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। हु इज रियल एग्जीक्यूटिव, हु इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव? सर अगर कहें कि रियल एग्जीक्यूटिव कौन होगा तो प्रधानमंत्री रियल एग्जीक्यूटिव हो गया, और नॉमिनल अगर कहें तो प्रेसिडेंट हो गए, तो इस तरीके से गवर्नर्स रहते हो हैं। गए। यस। उसके बाद फिर मेजोरिटी पार्टी रूल होता है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर है। तो मेजोरिटी पार्टी रूल है हमारे देश में, बहुत सारे पार्टियां हैं। उसके बाद फिर जो है कि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर वो लीडरशिप में रहता है, उसको पावर बहुत रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे देश में प्रधानमंत्री के पास और मुख्यमंत्री के पास बहुत ज्यादा पावर है। वो अलग बात है कि राष्ट्रपति के नाम पे वो पावर का यूज करते हैं। उसके बाद एक इस पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक और फीचर है कि डिजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, मतलब कि जो हमारा लोअर हाउस है, निम्न सदन है, उसका डिजोल्यूशन हो सकता है। हाँ, हो सकता है, होता है। आप देखते हैं कि अगर एक 5 साल पे इलेक्शन हो रहा है, अपर हाउस का कभी डिजोल्यूशन नहीं होता है। तो ये जो है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ फीचर हैं जो कि हमारे देश में पूर्ण रूप से प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट जो है कि वो चल रहा है। हमारे देश का जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में, हमारा संविधान पार्लियामेंट्री सिस्टम से चल रहा है। ठीक है, और भी कुछ फीचर्स हैं हमारे देश के, जैसे कि सॉवरेनिटी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। तो कैसे हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, पता है आपको? सर इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो है 2 सेंस में कर सकते हैं। पहला तो ये कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट इस संदर्भ में है कि हमारे यहाँ जुडिशरी के जितने भी जजेस होते हैं उनको सरकार अपॉइंट नहीं करती है। सरकार मतलब उनको चुनने का अधिकार सरकार को नहीं है, खुद जुडिशरी ही जो है इसको ये अपने ही अंदर से चुनती है। दूसरी चीज है कि जुडिशरी के जो है वो कभी कभी हमारे जो कानून जो बने हुए हैं उसको जो है रिव्यू करती रहती है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू होता है, तो वो भी एक जो है इसकी स्वतंत्रता को दर्शाता है। और तीसरा ये है कि संसद में बने हुए कानून को भी कभी कभी ये जो है डिमोलिश करने का काम करती निरस्त है, कर सकती है। निरस्त कर सकती है। तो ये भी जो है उसकी स्वतंत्रता को दर्शाती है। चौथी बात ये केंद्र सरकार को, जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट को निर्देश देने का काम करती है। ठीक है, जैसे जैसे कि जो कानून जो बना था आपका कृषि कानून, उसको उस पर जो निर्देश दी थी, 3 तलाक के ऊपर जो कानून बनाने के लिए जो निर्देश दिया गया था सरकार को, तो ये जो है दिखाता है कि हमारी जो है ये स्वतंत्र है। एक और है, ये खुद भी इनिशिएटिव लेकर के जो है सुडो जो है जुडिशरी जो है मतलब सुडो जो है जजमेंट करती है, खुद जो है मतलब इसको कहते हैं जनहित याचिका जो है खुद से जो है लेती है। तो ये भी उसका जो है दिखाता है कि हमारा जो है जुडिशरी सिस्टम इंडिपेंडेंट है। बाकी सर आप हम बताइए। कह सकते हैं कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो पूरी तरीके से सॉवरेन, यानी कि पूरी तरीके से वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। उसके पास पूरा का पूरा अधिकार है। आप देख सकते हैं कि किसी भी विधायक को, सांसद को, मंत्री को, प्रधानमंत्री को जब कोर्ट में घसीटा जाता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं बच जाती है। लाला रामदेव का हाल आपने देखा ही है। तो क्या है ये, इस चीज को हम समझा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो है कि ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, यानी कि जो ब्रिटेन का संविधान बहुत ज्यादा सोवरेन है, वो भी है हमारे देश में। और साथ के साथ जो अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी है वो भी हमारे देश में। कैसे कि क्या कहता है कि पार्लियामेंट ऑन वन हैंड कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर, बट अदर हैंड पे क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको पावर दिया गया है जुडिशियल रिव्यू का। आपने संविधान को बदलने की शक्ति तथा संविधान में किसी भी तरीके के कानून बनाने की शक्ति हमारे संसद को अगर प्राप्त है, तो हमारे जुडिशरी को उस बनाए गए संसद के द्वारा बनाए गए कानून का रिव्यू करने का अधिकार दिया गया है, जिसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। जैसे कि एनजेएसी एक्ट, जो जुडिशियल अमेंडमेंट एक्ट 1998 था, 99 संविधान संशोधन, जो कि एनजेएसी था, नेशनल अपॉइंटमेंट फॉर जुडिशियल कमीशन, जो बनाया गया था, उसको न्यायपालिका ने खुद ही निरस्त कर दिया था कि नहीं, ये कानून ही गलत है, इसको नल एंड वाइड घोषित किया गया था।
तो ये क्या दर्शाता है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो न्यायपालिका है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। किस मामले में स्वतंत्र है? और दूसरा क्या है कि कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका के बीच में, संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड बैलेंस कैसे स्थापित किया गया है कि केंद्र जो संसद है उसके मन में जो भी इच्छा हो वो कानून बना सकता है, ये उसकी स्वतंत्रता है, जिसको कि मैंने बताया ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। उसके बाद क्या है, मैंने बताया कि अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी। अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी क्या कहता है कि आपका मन हुआ मोदी जी आपने जो मर्जी कानून बना लिया। अब आएंगे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, अगर उनको लगेगा आपने कानून गलत बनाया है, संविधान संपन्न ये सम्मत कानून नहीं है, तो उसको जुडिशियल रिव्यू भी कर सकता है, उस कानून के उस भाग को निरस्त कर सकता है, या पूरे के पूरे कानून को भी निरस्त कर सकता है। तो यह क्या दिखाता है कि यह चेक एंड बैलेंस है, यानी कि पावर सिर्फ और सिर्फ मोदी के हाथ में नहीं है, पावर डीवाई चंद्रचूड़ के भी हाथ में है। तो ये जो है जुडिशियल सुप्रीमेसी है। और दूसरी बात क्या है कि और भी चीजें हैं इसमें, कुछ चीजों को और जान ले कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे है, कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जज। एक बार जो जज बन गया उसके टेन्योर को आप नीचे नहीं कर सकते हैं। अगर वो 65 साल में रिटायर होना है सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो वो 65 साल में रिटायर करेगा। 62 साल में अगर रिटायर होना है हाई कोर्ट के जज को, तो 62 साल में रिटायर करेगा। ऐसे वैसे आप हटा ही नहीं सकते हैं, वो बहुत लंबा प्रोसेस है इम्पीचमेंट वाला सिस्टम में हटाने के लिए। उसके बाद फिक्स्ड सर्विस कंडीशन फॉर ऑल जजेज। एक बार जो जज का सर्विस कंडीशन फिक्स कर दिया आपने, तो कर दिया। उसकी सैलरी कितनी होगी, उसको सिक्योरिटी कितना मिलेगा, उसको भत्ता कितना मिलेगा, उसका आवास कौन सा मिलेगा, अगर आपने फिक्स कर दिया तो कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो चार्ज किए जाते हैं ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI। भारत के संचित निधि के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी जो है पारित की जाती है। उस पे भी आप वहां जो पास होता है ये बजट में ना, कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया से, इस पे आप चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो है कि बहुत सारा पावर दिया गया है। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा अधिकार है कि प्रोविजन ऑन द डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ द जजेज इन द लेजिस्लेचर। ये क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जजों ने जो भी कहा, जो भी बोला, उसके ऊपर आप किसी भी तरीके का टीका टिप्पणी अपने संसद के कोर्ट में नहीं कर सकते हैं, संसद के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो ये उसको उसकी स्वतंत्रता को दर्शाता है। उसके बाद बैन किया गया है कि जो जज रिटायर हो जाते हैं उसको वकालत करने से बैन कर दिया गया है। उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये तो बहुत बड़ा पावर है इसके पास। किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जो रिट अदालतें होती हैं, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकता है। तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, तब देखते हैं बुलाता कोर्ट का अपमानना। अगर आपने कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, अगर उसको नहीं माना, उसके बाद कोर्ट आदेश जारी करती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, उसके बाद अच्छे से घसीटती है। तो कोर्ट से कितना लोग डरते हैं। दूसरा बात है कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जितने भी स्टाफ होते हैं, उसकी नियुक्ति उसको खुद करने का अधिकार रहता है। जैसे भी झारखंड हाई कोर्ट की वैकेंसी निकली हुई है, इससे पहले पटना हाई कोर्ट का निकला था, बिहार सिविल कोर्ट का वैकेंसी निकला था, सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी निकलती रहती है। वो सारी वैकेंसी भरने का अधिकार क्या है, उसी को है। उसके सारे स्टाफ को ज्वाइन कराने का अधिकार उसी के पास है। इधर नहीं है कि SSC उसको चयन करके देगा, नहीं। इससे क्या होता है, उसके स्टाफ के, उसके जजों की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। और इम्पीचमेंट का कानून तो इतना तगड़ा है कि किसी जज को इम्पीच करना बहुत बड़ा बात होता है। इतना डिफिकल्ट वो प्रोसेस है कि इम्पीच कर नहीं सकते आप ऐसे। तो ये हमारा क्या दिखाता है कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सॉवरेनिटी है, जुडिशरी को दिया गया। ठीक है, तो काफी समय हो गया है। एक सर क्वेश्चन अंतिम सर पूछना चाहेंगे। बोलो। आपने कहा था कि जो जुडिशरी को जो अधिकार है कि वो जो है उसके जो उसकी जो जुडिशरी सिस्टम में कोई भी बातें होती हैं तो उसको जो है पार्लियामेंट में उठा नहीं सकती या किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं उठा सकते। लेकिन जुडिशरी जो है पार्लियामेंट के अंदर जो, ये भी तो है नियम है कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी कोई बातें होती है उसको जुडिशरी में हम चैलेंज नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा? लेकिन अभी सर एक जो है कानून, मतलब एक जो अभी केस आया जिसमें कि लालू यादव की किसका था कि जिसमें ये कहा गया था कि अगर ये लालू यादव नहीं, ये PV नरसिम्हा राव के समय का इनका शिबू सोरेन वाला केस था। हाँ, शिबू सोरेन। तो उसमें ये कहा गया था कि अगर जो है कोई ऐसा केस बनता है जो घूस कि लेके भी पार्लियामेंट वोट के दिया अंदर, है। हाँ दिया है, तो वो जो है वहां पर रिव्यू हो सकता है। तो ये तो सर जुडिशरी की दादागिरी होगी ना सर। उसमें ये उन्होंने तो क्या किया था, सीता सोरेन के मामले में उन्होंने रिव्यू किया है।
पिछले वाले केस में तो उन्होंने रिव्यू भी नहीं किया था। वही तो सर अब ये कह मैंने रहे हैं इस कि केस को ये पूरा पढ़ाया है, ठीक है, जी सर, जी पूरा सर, डिटेल में पढ़ाया है, यूट्यूब पे पढ़ा होगा। ये अभी जो इधर आया है ना जजमेंट, जी इसमें सर, उसको कहा गया है कि घूस लेना पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का हिस्सा नहीं है कि आप घूस लेंगे, क्योंकि संसद का देश का पैसा है, उसको आप घूस लेके वोट दे रहे हैं। अगर ये साबित हो जाता है तो इसको हम पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं मानेंगे, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी नहीं मानेंगे। लेकिन सुबीर सोरेन का जब मामला 1995 वाला नरसिम्हा राव सरकार का जो केस था, उसमें तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई बात नहीं है, आपका पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, आपने घूस लिया भी है, ये साबित भी हो गया है, फिर भी हम पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का सम्मान करते हैं और आपको जो है कि हम किसी भी तरीके का सजा नहीं देते हैं। और उसकी पुतहू सीता सोरेन, अभी जो मामला आया, जो अभी बीजेपी में चली भी गई, इसको तो मैंने अच्छे से पढ़ाया भी है, ठीक है। सर लेकिन इसमें सर एक चीज ये था, मेरा ये कहना था, मतलब हमको जो समझ में आता है, सबसे पहली बात ये कि जिस समय ये केस हुआ हाँ उस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस चीज को एक्सेप्ट